जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। राजकुमार, सचिन कुमार, दीपेश, सौरभ, शैलेंद्र यादव, डालचंद, केरवाल, कुमारी, अनिल, वंदना, ऋतिक, निखिल, स्वाति, सचिन, आरोही, सालू, केशव, विकास, स्वाति, नैन्सी, सरिता, सभी प्यारे बच्चों को बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की तीसरी क्लास पे आ चुके हैं। दरअसल में नेशनल पार्क तो हम लोग पढ़ चुके, टाइगर रिजर्व भी हम लोग पढ़ चुके। आज लोग हम पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। किस पर पहुंचेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। या वन्य जीव अभ्यारण्य से पहले मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व करा देता हूँ और फिर एक बार वन्य जीव अभ्यारण्य कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा प्यारे बच्चे? नेशनल पार्क पढ़े हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जाते हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग बस जस्ट एक बार पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है। वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो पूछे जाते हैं बार बार, वो आपको हमेशा इंपॉर्टेंट मतलब कि यानी कि प्रायोरिटी पर रखने हैं और उनको आपको हमेशा पढ़ना है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने, कौन बनाता है बायोस्फीयर रिजर्व? यूनेस्को। तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को को कब बनाया गया था और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण यानी कि जो नेचर है उसको संरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध यानी इकोनॉमिकल और सोशली नेचर से हम जुड़ पाए, इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं कि प्रकृति का ध्यान रखा जाए। ठीक है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है कोर एरिया जो एकदम सेंट्रलाइज्ड है, उसके बाहर का बफर जोन कहलाता है, और उससे बाहर होता है आपका ट्रांजिशन जोन जिसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, आपके जानने योग्य बात है। ठीक है। आदित्य यादव जी, मैं एकदम ठीक हूं मेरे भाई। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और ये एक संख्या लगातार एग्जाम्स में प्यारे दोस्त पूछी जाती है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। क्या बोलोगे? भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्त? जैसे आप कहेंगे नेशनल पार्क 106 है, टाइगर रिजर्व आप बोलेंगे 53 है। मैं आपसे पूछूं बायोस्फीयर रिजर्व प्यारे दोस्त कितने हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका? हमेशा आंसर होना चाहिए 18। ठीक है। बहुत ठीक आंसर दिया है विकास कुमार जी आपने। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। जितेंद्र सिंह राव जी कह रहे हैं हेडक्वार्टर पेरिस में है। बहुत बढ़िया। वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर है। तो ये भी हमारे काम की इतनी बड़ी जानकारी नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है 18। ठीक है, ये हमको याद रख लेनी है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। मैप के द्वारा हम अभी रिवाइज करेंगे, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? 1986 में। क्या भैया जी इन सब के वर्ष हमको पढ़ने जरूरी हैं? नहीं, जो सबसे पहला है सिर्फ उसका वर्ष पढ़ना, बाकी किसी का ईयर आप लोग मत पढ़ना। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है। आपसे पूछ लेगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इस्पाक खान, लव यू टू मेरे भाई। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र कहां? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कितने स्टेट में फैला हुआ है? तो आप कहेंगे भैया अगर हम दक्षिण भारत को देखते हैं, दक्षिण भारत की हम बात करें, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी ये लास्ट वाला नीचे का जो एरिया है ये तो पूरा नीलगिरी से जुड़ा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? नीलगिरी से घिरा हुआ है। ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट का उद्देश्य था? प्रकृति का संरक्षण करना, कि इस तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का जो एरिया है यहां पर प्यारे बच्चे बहुत सारी वनस्पतियां होंगी, तो उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको नष्ट ना होने दिया जाए। ठीक है। और प्रकृति
बोलते हैं ना कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया। अभी कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, जंगल लेबोरेटरी, दीपक आचार्य जी की बहुत प्रचलित किताब है, और बिल गेट्स ने ये भी लिखा भी कि मैं इस किताब को लगातार पढ़ रहा हूँ पिछले 5 घंटे से। तो उन्होंने लिखा है मतलब कि जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है। जैसे आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है, आप सड़क पे गाड़ी से लेके भाग लेते हो किसी को, आदिवासियों के पास ये चीजें नहीं है जो जंगल में है। उनके पास है अपने बुजुर्गों से आया हुआ वो ज्ञान, जिसको वो लोग सुनते हैं और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही राजस्थान के एक जानू काका थे जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने लोगों के कैंसर के इलाज भी किए हैं जंगल की औषधियों। तो इस प्रकृति में सब कुछ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जो मनीषी ज्ञान था, मनीषी ज्ञान से मतलब ऋषियों का जो ज्ञान था, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाया गया, और पूरी दुनिया ने हमसे सर्जरी और मेडिसिन को सीखा है। तो इसीलिए इस प्रकृति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। वही काम के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। नंदा देवी कहां पर है प्यारे बच्चे? उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? याद है, मन्नार नाम से हम लोगों ने कहां पढ़ा था? नेशनल पार्क में भी पढ़ा था। तुम मिलना, तो उसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है जी। मैं घायल, मेघालय को बोलते हैं हम। नोक्रेक कहां पर है? मेघालय में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मानस असम में। तिमलीपाल उड़ीसा में। तिमलीपाल उड़ीसा में। कोई दिक्कत इस बात में? बोलेंगे भाई। तो क्या याद करना था हमको? नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी कहां प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में। नोक्रेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस और सिमलीपाल। मुझे लगता है आपको सिर्फ इसमें नीलगिरी नहीं पता होगा, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं अशोक कुमार जी। सर आदिवासी क्षेत्र में आम इंसान जाते हैं क्या? हाँ जाते हैं, क्यों नहीं जाते, बिल्कुल जा सकते हैं। उन्होंने ही लिखा है, दीपक आचार्य जी वहां जानू काका के पास 10 वर्षों तक रहे, और उन 10 वर्षों में जो कुछ सीखा वो कहते हैं कि उनके ज्ञान का 10% ही मैं सीख पाया, और उसको मैं पुस्तक में लिख रहा हूं। चलें जी आगे। नेक्स्ट है दिहांग दिबांग। तो दिहांग दिबांग तो स्थल बहुत प्रसिद्ध है आपके, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे, बहुत पूछा जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अचानक मार कौन से 2 स्टेट में है? मध्य प्रदेश और, क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ऐसे याद कर सकते हो। अचानक से मार करके, अचानक से मार करके, और लोगों के मध्य से निकलकर वो छत पर पहुंच गया। अचानक से मार के लोगों के मध्य से निकल के कहां पहुंच गया? छत पर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कच्छ का रण बड़े बायोस्फीयर रिजर्व में गिना जाता है, एक गुजरात में है ये। कच्छ का रण प्यारे बच्चे जंगली गधा के लिए जाना जाता है। एसएससी ने पूछा है कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए? जंगली गधा। चलो भाई। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट समझ रहे हो? जैसे डेजर्ट हम लोग रेगिस्तान को बोलते हैं, जो कहाँ है? हमारा राजस्थान में। कोल्ड का मतलब ठंडा, बर्फ वाला रेगिस्तान। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। क्या बोलोगे? कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। तो दिक्कत? बोलेंगे। ठीक है सचिन ओझा जी, डन। चलो भाई, चलें आगे। क्या बोलोगे? दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? जहां हिम पर्वत होगा, हिम पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, हिमाचल में। कंचनजंगा कहाँ है प्यारे बच्चे? सिक्किम में। ठीक है, ये हो गए 13। अगस्तमलाई बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट मार्क करना। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु। मतलब भारत का जो साउथ मोस्ट पार्ट है, ठीक है, साउदर्न पार्ट में केरल और तमिलनाडु सबसे नीचे आते हैं प्यारे बच्चे, इधर टॉप पे यहाँ। तो इस वाले में क्या है आपका? अगस्तमलाई। बड़ा निकोबार, तो ये कहाँ होगा? निकोबार नाम से ही याद हो जाएगा, निकोबार में ही है।
डिब्रू सेखोवा, तो सीखने की बात थी रंगों के नामों को, तो सीखने की बात कहाँ थी? आपका असम में। शेषाचलम पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ का? आंध्रा का। पन्ना मध्य में। हम तो बोलते हैं ना, जैसे आपने टेस्ट देते थे जब तुम छोटी क्लास में पढ़े हो, तो हम तो, हमारा टेस्ट होता था, हमारे लिए टेक्स्ट बुक अलग से नहीं होती थी, ना ही ऑनलाइन था। तो टेस्ट बीच में से फाड़ा जाता था, पन्ना, जिसको कहते भाई एक जोड़ा मुझे भी दे दो रफ कॉपी में से। दिया ऐसे टेस्ट कभी कॉपी के बीच में से पेज निकाल के, तो पन्ना कहाँ से निकलता था? मध्य से, बीच से निकलता था। ठीक है। नहीं सोनेलाल जी, उसके प्रिंट नहीं निकल पाते हैं, इसलिए उसको नहीं। मनोज कुमार चौधरी में पता कर लूंगा। ठीक है, बोलेंगे एक बार। वेरी गुड। कोई दिक्कत? दिया है सबने टेस्ट। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु, बड़ा निकोबार अंडमान और निकोबार, डिब्रू सेखोवा असम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक बार लिख लें इसको, फिर मैप से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। 18 हैं तो इनको मैप से हम कर सकते हैं। चलें जी, क्या लिख चुके होंगे? चलो आगे आगे, इसको सीन 2 पर दिखाना एक बार। अब जो जो नाम आपने पढ़े हैं उनको खोजने की कोशिश करना। जो भी नाम आपने पढ़े हैं उनको खोजने की कोशिश एक बार आप लोग करना। ठीक है, कि ये कहाँ पढ़ा था, याद आएगा या नहीं आएगा। जैसे पहला नाम मुझे दिखता है ये, प्यारे दोस्त, कोल्ड डेजर्ट। मैं आपसे पूछूं कोल्ड डेजर्ट कहाँ बताया था मैंने आपको, तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये हो गया हमारा लद्दाख, ये कश्मीर हो गया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ होगा ये? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी प्यारे बच्चे मैंने आपको कहाँ बताया था? उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी। डिब्रू सेखोवा कहाँ था? असम में। क्या बोलोगे? डिब्रू सेखोवा कहाँ था आपका? असम में था। दिहांग दिबांग कहाँ बताया था मैंने आपको? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये देखो मानस कहाँ बताया था प्यारे बच्चे मैंने आपको? मानस, क्या बोलोगे? असम में है जी। खा चंद जोंगा, खा चने किससे? सीख से, तो ये कहाँ है? ये सिक्किम में है जी। नोक्रेक प्यारे बच्चे मैंने आपको कहाँ बताया था? बस बोलते रहे नोक्रेक, तो आप कहेंगे नोक्रेक जी भैया आपने बताया मेघालय में। ठीक है। सुंदरवन कहाँ बताया? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल कहाँ बताया मैं आपसे पूछूं तो? उड़ीसा में। पन्ना कहाँ बताया? मध्य में। पंचमडी मध्य प्रदेश में। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए गुजरात में बताया प्यारे दोस्त। ठीक है, ये कच्छ है, ये कच्छ है। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या है ये? कच्छ का रण। देखो यहां, ये रहा कच्छ का रण। ठीक है, ये पंचमढ़ी हो गया, ये पन्ना हो गया, ये सुंदरवन हो गया, ये सिमलीपाल हो गया। अब इससे आगे चलेंगे। बाकी ढूंढे कहाँ कहाँ बताए थे, सिर्फ नाम पढ़े हैं, नाम मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप लोग सिर्फ कोशिश करना रिलेट करने की। ये देखो नीलगिरी प्यारे दोस्त मैंने आपको कहाँ बताया था, क्या आप बता पाएंगे मुझे? नीलगिरी बोले एक बार। नीलगिरी कहाँ बताया था मैंने आपको? मैंने बोला था नीलगिरी आपका तमिलनाडु, केरल और प्यारे बच्चे कहाँ पर? आपका कर्नाटक तक है। अगस्तमलाई कहाँ बताया था? ये बॉर्डर पर है तमिलनाडु और केरल के। अचानक मार, अचानक से मार के मध्य से कहाँ चला गया था? छत पर, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ग्रेट निकोबार कहाँ है प्यारे दोस्त? निकोबार में है। कोई दिक्कत? आराम से याद कर सकते हैं, एक दो बार पढ़ना अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन मस्ट होता है, हमेशा रिवीजन में विश्वास रखें अपना। अब आते हैं हम प्यारे बच्चे एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या आपका? जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इतनी सारी कथा है, उसको आप लोग अगर सिर्फ सुन लें तो काफी होगा। शॉर्ट नोट्स अपने बना लेना, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन एक तो पूछे जाते हैं। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं टाइगर रिजर्व तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, टाइगर रिजर्व तो प्यारे बच्चे हम पढ़ चुके हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS हम इसको बोलते हैं। देखो, एक मैंने आपको बताया नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व तो भैया हम समझ गए टाइगर के लिए है, बायोस्फीयर रिजर्व हम समझ गए कि नेचर की चीजों को बचाने के लिए है। थोड़ा सा अंतर भैया हमको बताओ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है। देखो बच्चा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो विशेष किसी एक जानवर के लिए होती है, जबकि नेशनल पार्क किसी एक विशेष जानवर के लिए नहीं होता। उसमें बहुत सारे जानवरों को रिजर्व रखा जाता है। नेशनल पार्क के रूल्स बहुत कठिन होते हैं। वहां से आप लकड़ी उठा करके नहीं ला सकते जलाने के लिए, ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए। ठीक है, वहां पर आप अपने पशुओं को नहीं चरा सकते, मतलब ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। ठीक है, और ग्रेजिंग इज अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में आप अपने पशुओं, बकरी भैंस आदि को चराने ले जा सकते हैं, वहां से लकड़ी उठा के आप ला सकते हैं। कहने का मतलब है नेशनल पार्क के रूल्स जो हैं वो बहुत कठिन होते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसे कठिन नियम नहीं होते। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी कोई नहीं है। ओके, आगे आएंगे। भारत में क्या बोलोगे? भारत में 1,22,560 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 का 3.73% है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस मई 2022 के अनुसार हम ये बात कर रहे हैं। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 16,829 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए अन्य 218 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। यानी इतने और बनने हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात समझे? अच्छा जी। अब इंपॉर्टेंट है, इस डेटाबेस में आपको सिर्फ एक संख्या याद करनी है, और वो संख्या है वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 565। सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी कहां पर है? महाराष्ट्र में। कितनी है महाराष्ट्र में? 49। आप सिर्फ स्टेट याद रखें। राज्यों में न्यूनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है? नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। इन तीनों में 4-4 है। तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में कितनी कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 4-4। और महाराष्ट्र में कितनी है? 49। कोई दिक्कत? महाराष्ट्र में कितनी है? 49। चलो सर, कितने टॉपिक और बचे हुए स्टैटिक में? बेटा पहली ही क्लास में मेरे भाई बताए हैं मैंने आपको। पहली ही क्लास में मैं हमेशा क्लियर कर देता हूं कि कैसे हम पढ़ेंगे, किस क्रम में पढ़ेंगे, वो आप देख सकते हैं पहली क्लास में, जब हमने इसकी पहली क्लास की। वो पूछना ही नहीं चाहिए तुमको। और अगर आपने पहली ही क्लास नहीं की है और आप यहाँ इस क्लास में मौजूद है, ये दर्शाता है कि आप अच्छे छात्र नहीं है। अच्छा छात्र क्रमानुसार पढ़ता है, पहले पहली क्लास फिर दूसरी, बीच में से लपक के क्लास नहीं करनी चाहिए। दो ठीक है, चले नेक्स्ट। केंद्र शासित प्रदेश में, अब तो राज्य में तो आप समझ गए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है? अंडमान निकोबार में 94 WLS है। WLS बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम WLS किसमें है? एक एक है। दिल्ली में, दमन दीव में, दादरा में, दादरा एवं नगरनी नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सभी में कितनी कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक एक। आंखें बंद करें, क्या बोला था मैंने आपसे कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में थी, कितनी? 49। त्रिपुरा, मेघालय आदि में कितनी थी? 4 थी। अगर हम बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार में 94। बाकी दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, दमन दीव हुआ, दादरा और नागर हवेली हुआ, इन सब में कितना? एक है। ठीक है, आगे आएंगे। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है कच्छ का रण, गुजरात। क्या बोलेंगे? कच्छ का रण, गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के लिए। और सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोर, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है,
WLS का क्या मतलब है? कई बार बोल चुका हूं, WLS का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5 बार तो मैं बोल चुका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है WLS। तो तुम ऐसा तो नहीं है क्लास को म्यूट पे देखते हो? देखो एक बच्चा नहीं पूछ रहा है, सबसे कमाल की बात है, शक्ति कुमार भी पूछ रहे हैं। वेरी गुड। चलो भैया आज तो हिस्ट्री चलेगी, हाँ जी। 1 बजे से आज इतिहास चलेगा। जिसके पास पहले से नोट्स हो, उसने इतिहास को पहले से पढ़ रखा है, या नोट से लेके बैठे, बुक लेके बैठे, या कुछ भी लेके बैठे, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए जो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़। ठीक है, रिक्वेस्ट है। और ठीक है, आगे चलें जी। बात समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ कारण। और सबसे छोटा कौन सा है? वो बोर है। आगे चलें, आगे आएंगे। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और वन्यजीव अभ्यारण्य। जब ये भी पढ़ने पड़ेंगे। मैं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बताऊं सिर्फ वो पढ़ लेना और एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ एक बार। आंध्र प्रदेश ऐसे पढ़ सकते हैं हम, जैसे अंधे को रंग, कोरिंगा। अंधे को रंग नहीं दिखते, अंधे को नीला पट्टू, अंधे को निलाना पड़ता है, नीला नीला, ऐसे याद कर लो। अंधा वो खुद नहीं नहा सकता, उसको निलाना पड़ता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। क्या पूछोगे? दिबांग। ठीक है, ये तो स्थल ही है, प्रसिद्ध स्थल है। मैं हाउ, मैं हाउ। आंचल अरुण से पूछती रहती है, मैं हाउ, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं। गाना भी है, रेखा का गाना है, सुनना तुम यूट्यूब पे इसको। वो उसमें बाल कॉम करते हुए घूमती रहती है, कैसी लग रही हूँ मैं। उन सब लड़कियों को सुनाओ, जो लड़की पूछती है ना तुमसे मैं कैसी लग रही हूँ, उसको वो वाला गाना भेजो। व्यूज मत बढ़ा देना उसके। असम में क्या बोलोगे? पोबी तोरा इंपोर्टेंट है। पोबी तोरा को प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट चुनना और कभी ना भूलना। ठीक है? बिहार में भीम बांध, वरेला झील। छत्तीसगढ़ में वादकोहल और वारन वापारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारन वापारा, वारन वापारा WLS कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत सही। सर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है MTS की? सच में पूछना चाहते हो? बताऊं कब हो सकती है? देखो मुझे फिक्स डेट तो नहीं पता, एक्सपेक्टेड मैं बताऊं तो एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि अप्रैल एंड। अप्रैल एंड से मतलब 25 अप्रैल के बाद बाद, अप्रोक्स आप ऐसे समझे 30 अप्रैल से और शायद 10 मई के बीच में, यहाँ से आपके एग्जाम। ठीक है, याद रखना है इसको। बिहार भीम बांध, वरेला झील। छत्तीसगढ़ वादल कोहल, वारन, वारन वापारा। ठीक है, तो दिक्कत। चलो एक, चलो भाई चलो, वेरी गुड। लुसेंट में टिक कर सकते हैं हिस्ट्री? हाँ कर सकते हो, कहीं भी आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, लेकिन जो उसमें नहीं है वो नोट कर लेना ना। शॉर्ट नोट्स अपने कागज में बना लेना, कहीं भी बना। बस वो है, वो नोट्स आपको मिलेंगे ही हमारे एप्लीकेशन पर, आप सुनना जो भी बता रहा हूँ धीरे धीरे सारी चीजें। गोवा, गोवा में है कोटी गांव और नेत्रावली। ऐसा समझ लो गोवा में कोटी पहन के जाते हैं सब सब, और सबके नेत्र उन्हीं पर रहते हैं। गुजरात इंडियन बस्टर्ड, खिजड़िया। खिजड़िया बहुत पूछा जाता है दोस्त, इसको इंपोर्टेंट चुनना। और हरियाणा का खपरवास इंपोर्टेंट है, खपरवास। और ये इंडियन बस्टर्ड भी इंपोर्टेंट चुनना भैया। ठीक है, रेणुका, ये हम रामसर साइट में भी पढ़ेंगे। सबसे छोटी रामसर साइट भी है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। हजारीबाग, दलमा नहीं इंपोर्टेंट है। दांदेली
और बांकापुर मयूर, मोर के लिए है ये, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। केरल में पेपारा, इंपोर्टेंट है, पेपारा। केरल में हम वैसे भी परा परा याद करते हुए बहुत आए हैं, पेरियार उसमें भी परा वर्ड आता है, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व में भी परा आता है, तो पेपारा में भी परा आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। केरल में इंपॉर्टेंट बात है, परा रूट वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। मध्य प्रदेश में करेरा, सिंघोरी और किसली, क्या बोलोगे? किसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में अंबा बरवा, लिख चुके भैया या नहीं लिख चुके? लिख लेना, छूटना नहीं चाहिए। चलो, नीलू राजपूत कह रही हैं आप सुनते नहीं हो क्या? बेटा तो आपकी आवाज नहीं आती ना इसमें से, आपका कमेंट ही तो आता, तो देख ही तो सकता हूँ, सुन कैसे सकता हूँ? तुम तो बड़ी बुद्धू निकली नीलू। तुम्हारा जीरो सेंस ऑफ ह्यूमर है। बताओ क्या कह रहे थे? इससे अच्छा, अब मैंने कमेंट देखा था, तो इससे अच्छा आप अपनी बात लिख देती तो कम से कम वो दिखती तो सही बात। तो भी सोचा करो, 10,000 लाइव बच्चे में से 2 के बच्चे भी कमेंट करते होंगे, और हमारी स्क्रीन पे सामने दिखते हैं एक बार में कितने दिख जाते होंगे जी? 6 से 7 कमेंट दिखते हैं, और ये ऐसे चलता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये 2,000 लिख रहे हैं, तो आपका एक समय पे कैसे दिख सकता है, मूर्ख प्राणी? हम्म, देख रहे हो भाई पापक परी को? आ जाओ, बच्चा बात लिख दिया करो, मैं देख कर रिप्लाई कर दे। मणिपुर का युंगो पोपी लोकचाओ खोंगजिंगबा, मेघालय का बाघमरा और नोंगखिलेम दोनों इंपोर्टेंट है बच्चा। बाघमरा पिचर प्लांट भैया, और नोंगखिलेम दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। नागालैंड का बलफक्रम बहुत इंपोर्टेंट है। और एसएससी पिछले 4-5 वर्षों से, जैसे मैं कहता हूँ ना, दीवानी है इस क्वेश्चन की, गहिर माथा की दीवानी है। यहाँ पर आप कभी फोटो देखना, इतने कछुए तुम्हें दिखेंगे, इतने कछुए दिखेंगे। ओलिव रिडले नाम का कछुए जो प्रजाति है वो यहाँ रहती है। पंजाब में अबोहर, ठीक है, उसने पंजा मारा इसके, अब और मत खा, अबोर ऐसे याद किया करो। केसर बहुत महंगा आता है, उस केसर का बाग तो राजा के स्थान पर ही मिल सकता है, ठीक है। सिक्किम, पैमोंगलो, क्या बोलोगे? पैमोंगलो, सिक्किम। तो क्या बोलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, सिक्का। सिक्का बोलते हैं ना हम, सगाई को सिक्का चढ़ रहा है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो सिक्के पे क्या होती है, फैमिली आती है, पूरी फैमिली, पूरी फैमिली गिलो में रहती है। लड़कियां तुम्हें पता है अपने मुंह पे कुछ ना कुछ पुताई उताई करवा के आई जाती हैं। घर में कुछ फंक्शन आया और लड़कियों ने अपने मुंह पे पीओपी और पेंट वेंट ये सब करवाने शुरू कर देती हैं। जैसे शादी के टाइम पे क्या होता है, एक तो घर की पुताई होती है और एक होती है लड़कियों के मुंह की पुताई, मतलब वो छिपा देती हैं सब कुछ। तो ऐसे याद कर लो, सिक्के में फैमिली पर गिलो आ गया, कोई दिक्कत? सर इतने बेकार बेकार से नाम कौन रखता है बेटा? आप उनको, यहाँ के नाम बेकार लगते हैं, उनकी लैंग्वेज में आसान होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, चले आगे। राजस्थान, क्या बोलोगे? केसरबाग, सिक्किम, फेमेंगलो, एक बार लिखेंगे फटाफट से, अब आगे बढ़ेंगे। सर लड़के नहीं सजते हैं। हाँ हाँ, लड़कों को सजने का टाइम मिल रहा है। लड़के ऐसे रहते हैं लेबर की तरह, अपने घर में शादी हो तो लेबर क्लास की तरह लड़का काम करता है, नहा ले तो बड़ी बात है। मेरी सबसे बड़ी बहन जी की शादी हुई, हमारे भैया इतने एक्टिव नहीं थे, सारा काम मुझे करना पड़ा, जब मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था। और मतलब तुम ये समझो, अपनी बड़ी बहन की शादी में नहाया ही नहीं हूँ।
समझ लो सर, बिगड़ना है। नहा लेते हैं लड़के भी, ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सुविधाएं होगी, अब तो वेटर वगैरह मिल जाते हैं, फिर भी बहुत काम होता है। ये मानना पड़ेगा तुम्हें, ये लड़ने की बात नहीं है। लड़कियां अपने आराम से फ्री रहती हैं शादी में। आ जाओ। तेलंगाना का पाखल और कंवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंवल। और ये यूपी का कतरनिया घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समन बखीरा है। पश्चिम बंगाल का हैलिडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरिएट, जिसका नाम अभी माउंट मणिपुर किया गया। और मयूर द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सुखना झील पूछी जाती है। ये झील है एक वन्यजीव अभयारण्य, उसी के पास होता है, जातर झील के पास, चंडीगढ़ में है। खुदम, खुदम कहाँ का है आपका? दादरा नागर और आपका दमन दीव का क्या आपका फुदम है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई। भैया, हिस्ट्री को पीडीएफ से पढ़ाना। नहीं, वो पीडीएफ से पढ़ाता हूँ मैं हिस्ट्री, क्योंकि बच्चा, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं उसको हाथ से लिख के पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो जो अंग्रेजी वाले बच्चे वो कहेंगे अंग्रेजी में लिखो, हिंदी वाले कहेंगे हिंदी में। तो मेरे हिसाब से हम 20% भी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे हाथ से लिख के, तो क्योंकि वो एक बड़ा विषय है। इसलिए मैंने कहा पीडीएफ, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो बोले, पीडीएफ आपको जिसको नोट करनी है वो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। आप लोग सिर्फ मेरी बातें सुनना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारा अपना कमजोर दिमाग हम अपना खुद का मान लेते हैं, कहते हैं भैया ये जो अनार है ना, अनार, इसको आप हाथ से लिखोगे ना अनार को, तभी मुझे अनार समझ में आएगा। ये अगर ये प्रिंटेड रूप में इस तरह इस वाले फॉन्ट में लिखा हुआ है ना अनार, तब ये मुझको समझ में नहीं आएगा। तो आप खुद से प्रश्न करें कि मेरी बुद्धि कैसी है, क्या सच में इससे कुछ अंतर होता है हाथ से लिखने में? कल आप सोच के देखो, आप यूपीएससी की कल तैयारी करने लग जाओ, अच्छा बौद्धिक छात्र कैसा होता है। आप बोलो यूपीएससी या पीसीएस की किसी फैकल्टी से कि जी हाथ से लिख के मुझे सारा हिंदी साहित्य पढ़ाओ, सारा भूगोल पढ़ाओ, तो वो मास्टर कम से कम 10 सालों तक लिखता ही रहेगा। उसका कोई अर्थ नहीं होता बच्चे, वो आप एक मिथ बना लेते हैं, एक मिथ बना लेते हैं। बात, चीजें दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब हम किसी सिंगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, जैसे मान के चलो मैं स्टेट के लिए पढ़ा रहा होता, हम इसे अभी यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते, खाकी बैच में मैंने हाथ से लिख के पढ़ाई है, क्योंकि वहां सिर्फ हिंदी बोलनी थी, और हिंदी, यूपी का हिंदी भाषी छात्र था सारा, सब कुछ हिंदी वाला था, तो और किसी लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं थी, ना कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। एसएससी में ये चीजें बदल जाती हैं। एसएससी में क्या होता है, बहुत सारा बच्चा इंग्लिश वाला आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड वाला, और उसको वास्तव में कठिनाई होती है भाई पूर्ण हिंदी में। तो एटलीस्ट उनकी इतनी हेल्प तो हो कि बोर्ड पर इंग्लिश लिखी हुई मिले, इसलिए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई, आगे चलें, आगे चले भैया। बहुत बढ़िया, एस के जासिमुद्दीन सर, हिस्ट्री में सिर्फ सुनूंगा, बहुत बढ़िया। आगे चले जी। असोला भट्टी। सर मैं ध्यान दे रहा हूँ, आप 2 दिन से कुछ तंग है। तंग बताऊंगा तुम्हें क्या दूं, जैसे मैं आपसे ऐसा हाथ जोड़ूं, तो तुमने क्लास में देखा हो मेरा ये हाथ नहीं उठ पा रहा है यहाँ से, मैं इसको इतना उठा पा रहा हूँ, मेरा ये तंग है, ये दिक्कत है यार, इसमें शोल्डर में, ठीक है। और मैं गिर गया कल वो उससे, किनारे से नीचे, तो ये देखो ऐसे मैं हाथ जोड़ूंगा भी ना तुमसे, तो ये इससे ज्यादा ना उठ तो जाएगा, ऐसे उठाना पड़ेगा इससे ज्यादा। तंगी ये है। अब समझेंगे, तंगी अगर लग रहा होगा तो मैं, थोड़ी बहुत तंगी ये लग रही होगी, इसके अलावा कोई तंगी नहीं है। हो जाएगा ठीक है, 1-2 दिन में। लद्दाख, काराकोरम, ठीक है, दर्रा है, ये तो जानते हैं सब लोग। और ये चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था, कहाँ पर था वो? हिमाचल प्रदेश में था, ठीक है। लक्षद्वीप में पिट्टी अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुडुचेरी में प्यारे बच्चे ओसूडू, ओसूडू, जम्मू कश्मीर के लचीपोरा और हीरापुरा, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, आराम करने जैसा इसमें कुछ नहीं है कि आराम किया जाए। बहुत बढ़िया। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन बाद आपसे हिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, बहुत दिन बाद मतलब जब बीच में आपने नहीं पढ़ी होगी। सर आप किसी लड़की के चक्कर में पिटे हो गए। ऐसा मान लो भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे ऐसे मान लो। मेरी चाल पुष्पा के जैसी हो जाएगी, थोड़ी देर एक कंधा नीचे एक ऊपर। चिराग बैच से हिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं, वो काफी रहेंगे। हाँ, बस वो नोट्स लेके बैठ जाओ, सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। चलो। सर कैसे पढ़ेंगे हिस्ट्री को? देखो मैं आपको बताऊं, आप अपनी तरफ से कोई समीकरण तय मत करो। इतना तय करो भैया, जो आप पढ़ाएंगे वो ध्यान से सुनेंगे, जो आप पढ़ाओगे वो तैयार करें। आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो मैं चुन लूँ, उतना भरोसा आप मेरा। उसमें आप लोगों को कि ये यहाँ डीप होना चाहिए, इसे ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, अच्छे छात्र की तरह आप पढ़ना। वो बेकार छात्र आप मत बनना कि जी मंदे चलो, ये ऐसे चलो वैसे चलो। अदरवाइज नहीं पढ़नी है किसी को हिस्ट्री, एप्लीकेशन में यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखी है, भास्कर सीरीज में इतिहास आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा अच्छे छात्र यहाँ बने रहें, बड़े अच्छे से मैं आपको चीज़ समझाऊंगा। और इतिहास को पढ़ाते समय कई बार मुझ पर प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं, क्योंकि मैं सत्य चीज़ों को आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नाराज भी होते हैं, कई बार कहते हैं जी हमने तो ये पढ़ा था, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी एक विषय पर, जैसे कहते हैं ना कि जी आप सारे विषय पढ़ा लेते हो, मैंने किसी एक विषय पर सबसे ज़्यादा रिसर्च, सबसे ज़्यादा पढ़ा कोई विषय है तो वो इतिहास है। या तो इतिहास है वो विषय, या फिर वो हिंदी है। ठीक है। दो विषय, या बोले तो तीसरा विषय अगर मैं कहूँ तो तीसरा मैथ्स है। इन तीन विषयों को अपना पूर्ण ज्ञान है। मतलब पूर्ण तो कभी कुछ होता नहीं, आप ही की तरह हम भी छात्र हैं, ऐसे सीखते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी हमको सीखना चाहिए, और वो सीखते रहेंगे। ठीक है। तो ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे। आगे हम इसमें अब दिन और दिवस की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। दिन और दिवस, कौन से दिन को क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है एसएससी। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।